गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 2 का नेक्स्ट मैटर पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, सोल ट्रेडरशिप के बारे में पढ़ा था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या होती है, इसके अर्थ को समझेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग को समझेंगे। द वर्ड कंपनी ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, मतलब जो कंपनी का जो शब्द लिया है, कंपनी को का जो शब्द लिया है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है। द वर्ड कंपनी इज मेड अप टू वर्ड्स, मतलब जो कंपनी जो वर्ड बना है वो दो शब्द से मिलकर बना है। एक है कम और एंड पनिश, कम एंड पनिश वर्ड से मिलकर कंपनी वर्ड बना है। ठीक है। कम मीन्स क्या होता है, कम मीन्स मतलब टुगेदरनेस, मतलब साथ साथ। टुगेदरनेस का मतलब क्या होता है, साथ साथ। एंड कम का मतलब क्या होता है, टुगेदरनेस एंड। पनीश का मतलब होता है, पनीश मीन्स चपाती, मतलब ब्रेड, रोटी, है ना, चपाती। कम का मतलब होता है साथ साथ, और पनीश का मतलब होता है रोटी, चपाती। ठीक है। द बेसिक मीनिंग्स ऑफ द वर्ड कंपनी इज टू इट्स टुगेदर, मतलब जब व्यक्ति मिलकर साथ साथ करते हैं, अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, अपने भोजन के साथ साथ काम करके अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसी को ही कंपनी कहा जाता है। ठीक है। इसमें कंपनी में कभी भी कोई भी एक व्यक्ति कंपनी का मालिक नहीं होता है। जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो ही कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, असली ओनर होते हैं। कोई कंपनी जो है कि बिजनेस के अंदर किसी जो कंपनी बनती है, कोई एक व्यक्ति उसका मालिक नहीं रहता है। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, वो कंपनी के ओनर होते हैं। तो ठीक है, ये कंपनी का मीनिंग आपने समझ लिया है कि कंपनी जो वर्ड जो बना है वो लैटिन भाषा से आया हुआ है, और ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो कम और एक पनीश, है ना। कम का मतलब होता है साथ साथ, और पनीश का मतलब होता है चपाती, रोटी, मतलब साथ साथ मिलकर। जब कुछ लोग साथ साथ मिलकर जब भोजन की व्यवस्था करते हैं, बिजनेस करके भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो उसी को ही कंपनी कहा जाता है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे हम कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है, कंपनी की विशेषता क्या है। इसको आप अच्छे से आप समझना। फर्स्ट वाला पॉइंट है एन आर्टिफिशियल पर्सन। एन आर्टिफिशियल पर्सन एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति है, मनुष्य द्वारा बनाया गया एक व्यक्ति है। इसको कंपनी व्यक्ति इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो भी लेन देन होते हैं वो कंपनी के नाम से ही होते हैं, और ये विधान द्वारा जो एक्ट होता, कंपनी एक्ट होता, उसके रूल्स पर ये अपने कार्य करती है ना। कंपनी कार्य करते जो शेयर होल्डर है काम तो वही करते हैं, लेकिन किसका नाम लेकर, कंपनी का नाम लेकर काम किया जाता है। तो एक कृत्रिम व्यक्ति है, मनुष्य द्वारा, जो मनुष्य है उनके द्वारा इसको बनाया गया है, इसलिए इसको कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड लायबिलिटीज, मैंने आपको अनलिमिटेड लायबिलिटीज और लिमिटेड लायबिलिटीज के बारे में मैंने आपको समझाया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्या होती है और लिमिटेड लायबिलिटीज क्या होती है। पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडरशिप में मैंने आपको बताया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्या होती है और लिमिटेड लायबिलिटीज क्या होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है कि जब वो अपने बिजनेस से अपने लॉन्स का भुगतान, अपने उधार लिए गए पैसे का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसे अपनी निजी संपत्ति में से भुगतान करना पड़ता है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। और लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि अपने जो लोन्स वगैरह है उनका भुगतान वो बिजनेस की इनकम से, बिजनेस की प्रॉपर्टी से ही करता है, तो वो लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। तो जो कंपनी की जो लायबिलिटीज होती है वो क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने जितने शेयर खरीदे हैं उतनी राशि तक उनकी लायबिलिटीज रहती है।
मान लो किसी ने 5 लाख के शेयर खरीदे, किसी ने 10 लाख के शेयर खरीदे, किसी ने 7 लाख के शेयर खरीदे, किसी ने 25 लाख के शेयर खरीदे। तो जिन शेयर होल्डर्स का मतलब होता है अंशधारी, जो लोग अंश कंपनी के खरीदते हैं। तो जिन लोगों ने जितने जितने रुपए के अंश खरीदे, जितने जितने अंश खरीदे हैं, उनकी लायबिलिटीज उनके रुपए तक सीमित रहती है ना। तो इसलिए लायबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? मतलब एक सर्व मुद्रा होती है, एक सील होती है जो कंपनी का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब यदि किसी कागजात पर या किसी डॉक्यूमेंट पर उस कंपनी की सील लगी होती है और वहां का जो भी एमडी वगैरह जो होता है, जो बॉस कंपनी का होता है, उसके उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो सील वो उस कंपनी का प्रतिनिधित्व करती है। तो उसकी एक सील होती है। कंपनी बहुत सारी मार्केट में रहती है, जैसे कि जियो कंपनी है, आइडिया कंपनी है, एयरटेल कंपनी, हीरो कंपनी है, होंडा कंपनी है। तो इन कंपनी की अपनी अपनी क्या होती है? एक सील होती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स पर होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, जो प्रपत्र होते हैं, जो लेटर होते हैं, उन पर ये कंपनी अपनी सील लगाती है, जो ये प्रतीत करती है कि ये इस कंपनी का मैटर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मतलब यहां पर जो कंपनी ही क्या होती है? प्रॉपर्टी की मालिक होती है। कंपनी जो होती है जो कंपनी के, जब भी कंपनी किसी प्रॉपर्टी को परचेज करती है या सेल करती है, तो कंपनी के नाम से ही उसको सेल और परचेज किया जाता है। किसी एक व्यक्ति के नाम से उसको सेल या परचेज नहीं किया जाता है, क्योंकि कंपनी एक व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाई जाती है। उसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। वो शेयर होल्डर उस कंपनी को क्या करते हैं? चलाते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी वो परचेज करते हैं, तो वो कंपनी के नाम से परचेज करते हैं। जो सेल करते हैं, तो कंपनी के नाम से उसको सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं। ठीक है। ओनरशिप इसमें जो प्रॉपर्टी की जो मालिक होता है, वो कंपनी ही होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब जो शेयर होते हैं उनको ट्रांसफर करना। मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी जो चलती है, शेयर होल्डर चलाते हैं। कंपनी में जो कुछ लोग होते हैं, वो उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। मान लो कि एक कंपनी का जो शेयर का भाव है वो 10 लाख रुपए है, तो उसके मान लो 50 शेयर है, तो सभी 50 शेयर को सोल्ड करने के बाद जो कंपनी में पैसा आता है, उससे फिर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार की कंपनी होती है। वैसे कई प्रकार की कंपनी होती है, लेकिन मेन 2 प्रकार की होती है। एक तो पब्लिक कंपनी होती है और एक प्राइवेट कंपनी होती है। यदि पब्लिक कंपनी जो होती है, उसके यदि शेयर किसी व्यक्ति ने खरीदे हैं, तो वो अपने शेयर को क्या कर सकता है? किसी तीसरे व्यक्ति को सोल्ड कर सकता है। अपने शेयर को पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, वो अपने शेयर किसी तीसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? सोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यदि प्राइवेट कंपनी है, यदि कोई प्राइवेट कंपनी है, उसके शेयर यदि उसने परचेस किए हैं, तो वो अपने शेयर किसी तीसरे व्यक्ति को सोल्ड अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। लेकिन यदि पब्लिक कंपनी है, तो वो अपनी मर्जी से अपने शेयर को किसी को भी वापस से बेच सकता है, और वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को भी सोल्ड कर सकता है ना। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ वर्किंग एरिया। लिमिटेशन ऑफ वर्किंग एरिया मतलब वर्किंग एरिया, इसके अंदर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। और ये जो रूल्स रेगुलेशन है, इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है पार्षद सीमा नियम, है ना। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है अंतर नियम, है ना। मतलब पार्षद सीमा नियम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, इसके अंदर पार्षद सीमा नियम जो बनता है, उसके अंदर जो कंपनी होती है उसको वर्किंग एरिया डिसाइड किया जाता है। जब कंपनी चालू होती है, तो उसको रजिस्टर कार्यालय में उस पार्षद सीमा नियम बताने पड़ते हैं।
है ना। तो उस पार्षद सीमा नियम में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो अपना वर्किंग एरिया शो करेगी कि हमारा वर्किंग एरिया कहाँ तक का होगा, कि हम सिर्फ एमपी में ही बिजनेस करेंगे, कि राजस्थान में करेंगे, कि गुजरात में करेंगे, कि और नेशनल लेवल अपने देश को छोड़कर, इंडिया को छोड़कर किसी दूसरे देश में बिजनेस करेंगे। वो वर्किंग एरिया इसमें उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो किया जाता है। तो लिमिटेशन ऑफ वर्किंग एरिया, उसका लिमिटेशन क्या रहेगा, ये इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है राइट टू सू। राइट टू सू का मतलब यहाँ पर होता है मुकदमा दायर करना। मुकदमा दायर करना, इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी को अधिकार होता है अपनी ओर से किसी तीसरे व्यक्ति पर, दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा दायर करना, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी उस कंपनी पर मुकदमा दायर कर सकता है। यदि कोई कंपनी के कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है और उससे कोई किसी व्यक्ति को लॉस होता है या नुकसान होता है, तो उस कंपनी के नाम पर वो क्या कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है। कोई उस कंपनी यदि किसी के साथ फ्रॉड करती है तो वो व्यक्ति उसके नाम पर जो है कि मुकदमा दायर कर सकता है, उसको अधिकार होता है। और कंपनी को भी किसी तीसरे व्यक्ति पर मुकदमा दायर करने का अधिकार होता है, वो अपने नाम से ही मुकदमा कर सकती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है, ओके।